that the annual return is going to be filed by the 31st of December 2024 for the financial year 23-24. अब इसमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज सेक्शन 44. सेक्शन 44 काज द लायबिलिटी ऑन एवरी रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश द एनुअल रिटर्न. अब इसमें एक्सक्लूडेड कौन कौन है? एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर or the person paying tax under section 51 and 52 that I have already discussed in my previous video, a casual taxable person और नॉन रेसिडेंट. अब 1 जनवरी 2020 से एक प्रोवाइजो ऐड हुआ था सेक्शन 44 के अंदर, जिसमें ये बोला था कि कमिश्नर चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकता है कुछ क्लासेस ऑफ पर्सन को फ्रॉम फाइलिंग द एनुअल रिटर्न. तो उसी के कॉन्सिक्वेंसेज में 10 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 14/2024, जिसमें उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है उन कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को जिनकी टर्नओवर केवल 2 करोड़ तक की है. उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है. और दैट मीन्स अब एनुअल रिटर्न में भी 2 चीज़ें हैं, एक तो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और एक एनुअल रिटर्न. एनुअल रिटर्न 9 के अंदर जाता है और रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 9C के अंदर जाता है. 9C के लिए जो एप्लीकेबिलिटी है फाइल करने की वो 5 करोड़ की है. इसकी मैंने स्क्रीनशॉट नीचे दे दिया है जो नोटिफिकेशन है. अब 15 अक्टूबर को एक एडवाइजरी इशू करी है कि पहले क्या होता था, टेबल 8A का डेटा कुछ नहीं है, केवल जितने भी आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रिफ्लेक्ट होता है टेबल 8A के अंदर. अब इन्होंने इस बार क्या करा है, क्योंकि पिछले साल 2023 के अंदर जुलाई में एक नोटिफिकेशन आई थी कि काफ़ी हद तक सब जगह अब हम 2B के हिसाब से ही ले रहे हैं और हमारे सेक्शन 16 में भी बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके थे जिसमें क्रेडिट हम लेते थे एज पर GST या 2B जो कि रिफ्लेक्ट होता था. अब 1 जनवरी 2022 से जब मोस्ट ऑफ द केस में अमेंडमेंट सारे हो ही गए और सारा डेटा 2B से ही उठा रहा है हमारा. अगर आप ऑल अदर ITC का भी आप अगर देखो टेबल 4 के अंदर GST 3B के, तो वो भी हम 2B से ही उठाते हैं. अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि फॉर द स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 द GST सिस्टम विल ऑटो पॉपुलेट द एलिजिबल ITC. अब यहाँ पे एलिजिबल ITC का मतलब है कि अब GST या 2B 2 तरीके के ITC को एलिजिबल 2 तरीके के ITC को हटा देता है एज अ कैटेगरी ऑफ इनएलिजिबल. एक पहला जो कि आपके 30 नवंबर के बाद उन्होंने फाइल करा है, ये कि सेक्शन 16(4) के हिसाब से इनएलिजिबल हो जाता है. दूसरा केस है प्लेस ऑफ सप्लाई का, जहाँ पे सप्लायर की लोकेशन और रिसिपिएंट की लोकेशन इंटर स्टेट है एज पर POS. ये आपका आएगा सेक्शन 13 के अंदर, सेक्शन 13 ऑफ IGST, 12 और 13 ऑफ IGST. जैसे स्पेसिफिकली इन केस ऑफ द फिक्स असेट, यानी कि आपकी कोई बिल्डिंग फर्नीचर है या होटल की अकोमोडेशन आप ले रहे हो मुंबई के अंदर, लेकिन पर्सन रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर, तो उसका ITC नहीं मिलेगा. इस तरीके के ITC को GST 2B ऑलरेडी एक्सक्लूड कर देता था. तो दैट इज़ ओनली एलिजिबल ITC विल बी द पार्ट ऑफ टेबल 8A फ्रॉम द टेबल 2B. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जो 2B है वो मेरा स्टैटिक डेटा है. दैट मीन्स जिस महीने में आपने रिटर्न फाइल करी उसी महीने का डेटा वो उस पीरियड में दिखाएगा. अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर का वो लेगा, तो यानी 23-24 के अंदर हमारे 22-23 के भी इनवॉइस आ रहे होंगे जिसका क्रेडिट हमने ले चुके होंगे. अब क्या वो उसे एक्सक्लूड करेगा नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है. अब दूसरी चीज़, जस्ट बिकॉज हमारे पास 1 अप्रैल 24 से लेके अक्टूबर 24 तक के अंदर जितने भी हमने इनवॉइस प्रीवियस ईयर के फाइल किए होंगे हम उसके लिए एलिजिबल है. यहाँ पे एक रोल प्ले करता है हमारा सेक्शन 16(4), जहाँ पे वो बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर 30th डे ऑफ नवंबर. यानी अक्टूबर की रिटर्न जो हम नवंबर की 20th तक फाइल करेंगे उस तारीख तक आप क्रेडिट ले सकते हो, अदरवाइज आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते. अब क्या टेबल 8A के अंदर, क्योंकि स्टैटिक डॉक्यूमेंट है और केवल उस पीरियड का ही लेगा, तो क्या वो आएगा नहीं आएगा, इसके लिए हमें एक रिको बना करके रखना पड़ेगा. सो दिस इज़ द अपडेट दैट इज़ फॉर द एनुअल रिटर्न. सो दिस इज़ अप. थैंक यू.